भले ही मैं उसका मास्टर था, लेकिन मैं अपने डिसाइपल को एक बदबूदार जहरीली वेस्ट पिल खिलाने वाला था। पूरे सेक्ट को लगा कि मैं उसे उसी समय जहर देकर मारना चाहता हूं, लेकिन मेरी हैरानी की हद नहीं रही जब मेरे सिस्टम ने तुरंत 10,000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर कर दिया और मुझे सीधे गॉड डीमन ओरिजिन की एक बूंद रिवॉर्ड में मिल गई। मेरे डिसिप्लिन ने वह वेस्ट पिल निगल ली, लेकिन वह न सिर्फ मरा नहीं, बल्कि उसने एक बेमिसाल एंशियंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी भी अवेकन कर लिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, रोते हुए बार बार मुझे प्रणाम करने लगा और कसम खाने लगा कि वह मेरे लिए आग और पानी में भी कूद जाएगा और मेरी खातिर 10,000 बार मरने से भी नहीं हिचकेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह सच में सिर्फ एक ट्रैश पिल थी और मेरा असली मकसद सिर्फ अपने सिस्टम की लूप होल्स का फायदा उठाना था। इस समय ग्रेट हॉल का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ 12 बूढ़े बैठे थे। एज्योर क्लाउड सेक्ट के 10 परफेक्टेड एल्डर्स, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी उफान मार रही थी और उनकी निगाहें तेज चाकुओं की तरह मेरे आर पार घुस रही थीं। मेरा नाम लू चंग था और मैंने जो हरा रोब पहन रखा था वह इतने सालों तक धुल धुल कर लगभग सफेद हो चुका था। मेरा चेहरा ठीक ठाक था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में हैंडसम होने से पेट नहीं भरता और लोग मुझे कल्टीवेशन मटेरियल मानने लायक भी नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन बेस नहीं था। मुझे अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने एक आलसी सी जम्हाई ली और अपने आसपास फैले उस भयानक प्रेशर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जो किसी आम इंसान को पल भर में धूल बना सकता था। सबसे ऊंचे आसन पर बैठे एज्योर क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर जिया वूजी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन विस्फोटक गरज की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे पूरे हॉल की डिफेंसिव फॉर्मेशंस चमकने लगी। ऊंचे आसन पर बैठे हुए उसने मुझे लालच और तिरस्कार से भरी नजरों से देखा और ठंडी आवाज में पूछा कि मैं आखिर कब तक इतना अंधा और जिद्दी बना रहूंगा। वह व्यंग्य से हंसा और बोला कि मैंने पूरे 10 साल सॉलिटरी पीक को संभाला, लेकिन एक भी उपलब्धि हासिल नहीं की। मेरी कल्टीवेशन वहीं की वहीं अटकी रही और मैं अब भी सिर्फ एक मॉर्टल था। उसने आक्रामक अंदाज में कहा कि एज्योर क्लाउड सेक्ट किसी बेकार ट्रैश को नहीं पालता और आखिरकार अपने असली इरादे दिखाते हुए बोला कि सॉलिटरी पीक ने पूरे 10 साल में एक भी डिसाइपल रिक्रूट नहीं किया। सेक्ट रूल्स के अनुसार अगर किसी पीक की लेगेसी खत्म हो जाए तो पीक मास्टर टोकन जब्त कर लिया जाता है और मुझे एज्योर क्लाउड सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि पुराने फेलो डिसाइपल होने के नाते वह मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में एक अमीर आदमी की तरह आराम से जिंदगी बिताने का मौका दे सकता है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, आसपास बैठे सभी एल्डर्स ठंडी हंसी हंसने लगे और मुझे तुरंत घुटनों के बल बैठकर सेक्ट मास्टर का धन्यवाद करने को कहने लगे। वे मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैं इतनी बेहतरीन जगह पर कब्जा किए बैठा हूं, लेकिन कुछ करता नहीं हूं, और सुप्रीम स्पिरिट वेन जैसी जगह को मेरे जैसे मॉर्टल के हवाले करना पूरी तरह बर्बादी है। उन्होंने मांग की कि मैं तुरंत टोकन सौंप दूं, वरना उन्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मैंने पलक तक नहीं झपकाई और मन ही मन उन्हें गालियां देने लगा। मैं 10 साल पहले इस हेलहोल जैसी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था, जहां दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर्स को आते ही ओवर पावर्ड चीट्स मिल जाते थे। वहीं मैं एक गरीब पीक मास्टर के रूप में शुरू हुआ था, जिसके पास न टैलेंट था और न सिस्टम। मतलब मैं पूरी तरह बदकिस्मत था। मेरे सॉलिटरी पीक में कोई डिसाइपल क्यों नहीं था? आखिर कौन किसी मॉर्टल पीक में शामिल होना चाहेगा? मैंने होठों पर बेपरवाह मुस्कान लाई और शांत स्वर में जवाब दिया, सेक्ट मास्टर जियाओ, रूल्स कहते हैं कि सॉलिटरी पीक को वापस ले लिया जाएगा क्योंकि यहां कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अगर मैं आज ही एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर लूं तो? च्याओ वूजी ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। गोल्डन कोर स्टेज का भयानक प्रेशर बिना किसी रोक टोक के फूट पड़ा और ग्रेट हॉल की फर्श तक चटकने लगी। उसने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मुझे घूरा और उपहास करते हुए कहा, सिर्फ तुम, एक ऐसा ट्रैश जो अपने शरीर में छी तक नहीं खींच सकता? उसकी हंसी धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान में बदल गई और उसने कहा कि संयोग से आज सेक्ट का 6 ईयर डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमोनी था। बाहर बहुत सारे जीनियसेस मौजूद थे, इसलिए वह मुझे यह मौका देगा। अगर तुम आज एक डिसाइपल रिक्रूट कर लेते हो
तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए, उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी, तो फिर मुझे दोष मत देना जब मैं सेक्ट रूल्स के अनुसार यहीं तुम्हें एग्जीक्यूट कर दूं। उसकी आवाज खत्म होते ही हॉल के भारी दरवाजे गड़गड़ाहट के साथ खुल गए और धूप अंदर फैल गई। बाहर के स्क्वायर में सैकड़ों युवक और युवतियां खड़े थे, जिन्होंने अभी अभी ट्रायल्स पास किए थे। उनकी आंखों में जोश चल रहा था और वे अंदर बैठे एल्डर्स को उत्साह से देख रहे थे। साफ था कि वे सभी बड़े पोटेंशियल वाले टैलेंट्स थे। जिया वूजी ने हाथ हिलाकर मुझे अपना प्रदर्शन शुरू करने को कहा और खुद कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गया। उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, मानो वह कोई अच्छा तमाशा देखने वाला हो। सभी एल्डर्स ने अपने हाथ बांध लिए और इंतजार करने लगे कि एक मॉर्टल कैसे डिसाइपल लेने की कोशिश में खुद को बेइज्जत करेगा। मैंने गहरी सांस ली और आराम से बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही मेरा पैर दहलीज के पार गया, अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस स्वर्गीय संगीत की तरह गूंज उठी। उस वॉइस ने घोषणा की कि उसने पहचान लिया है कि मैं लाइफ एंड डेथ क्राइसिस का सामना कर रहा हूं। एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और 10,000 फोल्ड रिटर्न सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है। इसके रूल्स बहुत सरल थे। अगर मैं किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट करके उसे कोई भी चीज गिफ्ट करूं, तो मुझे रैंडम क्रिटिकल मल्टीप्लायर रिटर्न मिल सकता था, जिसकी सीमा कम से कम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 10,000 गुना थी। लेकिन शर्त यह थी कि मुझे बेहद दुखद किस्मत वाले इंसान को रिक्रूट करना होगा। मेरे कदम अचानक रुक गए और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे 10 साल बाद आखिरकार मेरा चीट आ चुका था। साधारण चीजें देकर डिवाइन ट्रेजर्स पाना और बदले में किसी ट्रैश टियर डिसाइपल को रिक्रूट करना तो मानो खास मेरे लिए ही बनाया गया था। मैंने अपने अंदर उठ रही पागल खुशी को दबा लिया और मेरी नजर स्क्वायर में खड़े सैकड़ों तथा कथित जीनियस पर सर्च लाइट की तरह घूमने लगी। इस समय मेरी नजर में ये सभी लोग पूरी तरह बेकार थे, क्योंकि उनकी टैलेंट बहुत अच्छी थी और उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। तभी अचानक मेरी नजर स्क्वायर के सबसे किनारे खड़े एक लड़के पर जाकर रुक गई, जिसे जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया गया था। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ चुका था। उसके निचले पेट पर एक भयानक और डरावना घाव था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी स्पिरिट रूट बेरहमी से निकाल ली गई थी। उसके आसपास खड़े सभी लोग नाक पकड़कर घृणा से उससे दूर हट रहे थे और फुसफुसाकर कह रहे थे कि वह हेवनली विंड सिटी का गिरा हुआ जीनियस या चेन है। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि कुछ दिन पहले उसकी सुप्रीम लाइटनिंग स्पिरिट रॉड पर 9 हेवंस सेक्रेड लैंड के डिवाइन सन की नजर पड़ गई थी, जिसने लोगों को भेजकर उसे जबरदस्ती निकलवा लिया। उसकी फियांसे ने जब उसे बर्बाद हालत में देखा तो तुरंत डिवाइन सन का साथ पकड़ लिया और यहां तक कि लोगों को उसके आने जाने पर रोक लगाने के लिए भी उकसाया, जिसकी वजह से भीड़ उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि ऐसा बेकार इंसान यहां आखिर कर क्या रहा है। आसपास की हंसी और तानों को सुनकर या चेन ने अपने दांत इतनी जोर से भींच ली कि मसूड़ों से खून निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके नाखून अपनी ही हथेलियों में धंस गए थे। वह यह सब मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका बदला अभी बाकी था और यह अपमान उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। लेकिन इस समय उसकी हालत एक साधारण मॉर्टल से भी बदतर थी। जब वह पूरी तरह निराश होकर अपनी जान देने ही वाला था, तभी मेरे नीले जूते उसके सामने आकर रुक गए। पूरे स्क्वायर में चल रहा मजाक अचानक थम गया। हॉल के अंदर बैठे जियावूजी और बाकी एल्डर्स भी हैरानी से जम गए, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने नीचे कांपते हुए या चेन की तरफ देखा और बिना किसी बेकार बात के शांत लेकिन दबदबे भरी आवाज में कहा, तुम्हारी स्पिरिट रूट नष्ट कर दी गई। तुम्हारी फियांस ने तुम्हें धोखा दिया और पूरी दुनिया तुम्हें नीची नजर से देखती है। यह सुनते ही या चेन ने झटके से सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखने लगा। मैंने होठों पर एक घमंडी मुस्कान लाई और अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम 9 हेवन सेक्रेड लैंड पर चढ़ाई करके उस डिवाइन सन से इसकी कीमत वसूलना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया वे हमेशा तुम्हारे
पैरों में कांपते हुए घुटनों के बल झुके रहे। ये दो वाक्य या चेन के दिल पर बिजली की तरह गिरे। हाँ, मैं चाहता हूं, मैं हर दिन यही सपना देखता हूं। उसकी आवाज किसी घायल जानवर की दहाड़ जैसी थी और उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। बहुत अच्छा। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे पीठ के पीछे बांधते हुए कहा, आज से तुम मेरे सॉलिटरी पीक के पहले डिसिप्ल हो। अब मेरे साथ चलो। पूरे 3 सेकंड तक मौत जैसी खामोशी छाई रही, लेकिन अगले ही पल पूरा स्क्वायर और ग्रेट हॉल जोरदार ठाकों और मजाक से गूंज उठा। लोग हंसते हुए कहने लगे कि एक बेकार इमॉर्टल पीक मास्टर ने टूटे हुए डांटियन वाले कचरे को अपना डिसाइपल बना लिया है। दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं और यह सदी का सबसे बड़ा मजाक है। ऊंचे आसन पर बैठा जियावूजी गुस्से से हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चूंकि तुमने एक डिसिप्लिन रिक्रूट कर लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। लेकिन 3 महीने बाद होने वाले सेक्ट टूर्नामेंट में अगर तुम्हारा सॉलिटरी पीक आखिरी स्थान पर रहा, तो मैं न सिर्फ स्पिरिट वेन वापस ले लूंगा, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल को भी हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। बस पीठ किए हुए ही हाथ हिलाया और लड़खड़ाते हुए या चेन को साथ लेकर स्क्वायर से बाहर निकल गया। डिसिपल, मेरे पीछे आओ और इन कुत्तों के भौंकने पर ध्यान मत दो। आधे घंटे बाद हम सॉलिटरी पीक पहुंच गए, जो किसी उजड़े हुए कब्रिस्तान जैसा दिखता था। या चेन मेरी टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी के सामने घुटनों के बल बैठा था और मुझे हाथ पीछे बांधे खड़ा देख रहा था। उसके दिल में कृतज्ञता और निराशा दोनों भरी हुई थी। वह जानता था कि चाहे उसका मास्टर कितना भी कमजोर क्यों न हो, इस मुश्किल समय में सिर्फ मैंने ही उसे अपनाया था। खून खांसते हुए और बेहद दयनीय हालत में उसने कहा, मास्टर, आपके डिसिप्लिन का डेंटियन टूट चुका है। मैं पूरी जिंदगी एक बेकार इंसान ही रहूंगा। मैंने आपको शर्मिंदा किया है। मैंने उसकी तरफ देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। काफी देर तक अपने रोब में टटोलने के बाद आखिरकार मैंने एक काली बदबूदार पिल निकाली। ये वही वेस्ट पिल थी जिसे मैंने कई साल पहले पहाड़ के नीचे से उठाया था, क्योंकि कोई उसे लेना नहीं चाहता था। मैंने वह अशुद्धियों से भरी लो ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पिल उसकी तरफ बढ़ाई और सिर्फ इतना कहा, डिसाइपल, इसे खा लो। मेरे हाथ की उस काली बदबूदार पिल को देखकर याचन दंग रह गया, क्योंकि सबसे घटिया मैरो क्लेंजिंग पिल भी भेड़ की बीट जैसी नहीं दिखती और न ही उसमें इतनी भयानक बदबू होती है। यह साफ तौर पर एक टॉक्सिक वेस्ट पिल थी, जो एल्केमी के दौरान खराब हो गई थी और पता नहीं कितने सालों से पड़ी थी। अगर कोई मॉर्टल इसे खा लेता तो शायद उसकी आधी जान चली जाती। लेकिन या चेन ने सिर उठाकर मेरी शांत और गहरी आंखों में देखा। वहां न घृणा थी, न दया, सिर्फ एक अथाह गहराई थी। उसने दांत भींचे और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। मैं पहले ही एक बेकार इंसान हूं जिससे पूरी दुनिया महामारी की तरह नफरत करती है, और चूंकि सिर्फ आपने ही मुझे अपनाया है, इसलिए मेरी जिंदगी आपकी है। वेस्ट पिल तो क्या, अगर यह जानलेवा जहर भी हो, तब भी मैं एक बार भौं नहीं सिकोड़ूंगा। उसने मुझे धन्यवाद दिया, भारी प्रणाम किया और दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक पिल लेकर एक ही घूंट में निगल गया। जैसे ही वेस्ट पिल उसके पेट में पहुंची, वह तुरंत जलते हुए कीचड़ जैसी ऊर्जा में बदल गई और उसकी टूटी हुई मेरिडियंस में बेतरतीब दौड़ने लगी। ठीक होने की बजाय उसके टूटे हुए डंटियन से भयानक दर्द फूट पड़ा। उसके मुंह से दबी हुई कराह निकली। उसने अपने होंठों को इतनी जोर से काट लिया कि खून निकल आया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। लेकिन ठीक उसी पल जब उसने पिल निगली, मेरे दिमाग में सिस्टम की ठंडी और खूबसूरत मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने अपने एल्डेस्ट डिसाइपल या चेन को एक पिल गिफ्ट की है। अगले ही पल आवाज फिर गूंजी, मैक्सिमम क्रिटिकल मल्टीप्लायर ट्रिगर हुआ है। 10,000 फोल्ड रिटर्न सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया। रिवॉर्ड, सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट, 1 ड्रॉप ऑफ केओस गॉड डीमन ओरिजिन। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही मैंने महसूस किया कि मेरे सिस्टम स्पेस में एक ऐसी भयानक ऑनरा प्रकट हुई है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केओस गॉड डीमन ओरिजिन एक आदिम शक्ति थी जो केओस की शुरुआत में पैदा हुई थी और जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के सर्वोच्च नियम समाये हुए थे। अगर कोई मॉर्टल इसकी सिर्फ एक बूंद भी रिफाइन कर ले, तो वह तुरंत मॉर्टल बॉडी से मुक्त होकर पुनर्जन्म पा सकता था और फिजिकल सैंक्टिफिकेशन हासिल कर सकता था।
मेरी सांसें कुछ पल के लिए रुक गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पहली ही बार में 10,000 फोल्ड क्रिटिकल हिट मिलेगा और एक बेकार वेस्ट पिल के बदले मुझे केओस गॉड डीमन ओरिजिन की बूंद मिल जाएगी। ऐसी चीज जिसके लिए महान सम्राट भी पागल हो जाते। एक्सट्रैक्ट करो, अभी एक्सट्रैक्ट करो और तुरंत रिफाइन करो, मैंने अपने मन में पागलों की तरह चिल्लाया। अगले ही पल गहरे काले सुनहरे रंग की एक ऊर्जा जो किसी ब्लैक होल जितनी रहस्यमयी थी, सीधे मेरे शरीर में समा गई। उम्मीद के विपरीत मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम की शक्ति बेहद कोमल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। जैसे ही गॉड डीमन ओरिजिन मेरे शरीर में दाखिल हुई, मेरा मॉर्टल फिजिक जो 10 सालों से बिल्कुल नहीं बदला था, गीले कागज की तरह टूटकर दोबारा बनने लगा। मेरे शरीर के अंदर गरज जैसी आवाज गूंजी और मेरी लाइफ फोर्स सीधे आसमान तक पहुंच गई। मैंने मर्टल रियलम को पल भर में तोड़ दिया और ची कंडेंसेशन तथा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज को ऐसे पार कर गया जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। देखते ही देखते मैं उन स्टेजेस की परफेक्ट कंप्लीशन तक पहुंच गया। सिर्फ एक ही सांस के भीतर मेरे डैंटियन की स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह लिक्विफाई होकर कंडेंस होने लगी और एक विशाल गोल्डन कोर जो पूरी तरह गहरे सुनहरे रंग का था और जिस पर केओस लॉस के निशान बने हुए थे, धीरे धीरे आकार लेने लगा। मेरा कल्टीवेशन अर्ली गोल्डन कोर से मिड गोल्डन कोर, फिर लेट गोल्डन कोर और आखिर में पीक गोल्डन कोर तक पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में मैं एक साधारण मॉर्टल से सीधे पीक एक्सपर्ट बन गया, मानो रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया हूं। इतना ही नहीं, जो गोल्डन कोर मैंने बनाया था वह लेजेंडरी केओस गोल्डन कोर था, जो सभी लॉज से अप्रभावित और अपने लेवल के हर कल्टीवेटर पर पूरी तरह हावी था। इस समय ऊपर से देखने पर मैं अब भी एक साधारण मॉर्टल जैसा लग रहा था, क्योंकि सिस्टम अपने आप मेरी ऑरा छिपा रहा था, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत छिपी हुई थी कि मैं एक मुक्के से पूरा पहाड़ उड़ा सकता था। यही तो असली मजा था। आखिर एक ट्रांसमाइग्रेटर को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जब डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके आराम से ताकत मिल सकती है, तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत थी। मैं अभी इस खुशी का आनंद ले ही रहा था कि अचानक मेरे पैरों के पास से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। मैंने नीचे देखा तो यह चेन जमीन पर सिकुड़ कर पड़ा था। उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका था, क्योंकि वेस्ट पिल के टॉक्सिक इफेक्ट्स उसके दिल पर हमला करना शुरू कर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता है। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी और सोचा कि यह डिसीपल हर मामले में अच्छा है, बस इसका शरीर बहुत कमजोर है और चूंकि यह मेरा सबसे कीमती कैश काऊ था, इसलिए मैं इसे पहले ही दिन मरने नहीं दे सकता था। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली में गॉड डीमन ओरिजिन की बची हुई बेहद मामूली ऑरा का एक छोटा सा अंश इकट्ठा करके याचन के सिर पर रख दिया। डिसाइपल, सांस रोककर मन को स्थिर करो। तुम्हारा मास्टर तुम्हें कोकून तोड़कर दोबारा जन्म लेने में मदद करेगा। जैसे ही मेरी हथेली उसके सिर पर पहुंची, केओस गॉड डीमन ओनरा का वह छोटा सा अंश एक आदिम ड्रैगन की तरह उसके शरीर में घुस गया। जहां जहां वह गुजरा, वेस्ट पिल के सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तुरंत नष्ट हो गए। उसके बाद एक चमत्कार हुआ। उस डिवाइन डेमोनिक एनर्जी के पोषण में याचन का डैंटियन, जिसकी स्पिरिट रूट बेरहमी से निकाल ली गई थी, नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से दोबारा बनने लगा। इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर भी टेम्पर होकर एक चमकदार डार्क गोल्ड डिवाइन लाइट छोड़ने लगा। सॉलिटरी पीक के ऊपर का आसमान रंग बदलने लगा। बादलों के बीच एंशिएंट गॉड्स और डीमंस की धुंधली परछाइयां गरजने लगीं और अनगिनत गोल्डन डाउ राइम्स झरने की तरह बरसते हुए याचन के शरीर में समाने लगे। ये क्या है? याचन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें निकलकर सीधे आसमान में जा पहुंची। उसे महसूस हुआ कि न सिर्फ उसका टूटा हुआ डैंटियन पूरी तरह ठीक हो चुका है, बल्कि वह पहले की सुप्रीम लाइटनिंग स्पिरिट रूट से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। एक भयानक शक्ति उसकी हड्डियों और नसों में भर गई थी। उसे लग रहा था कि वह एक मुक्के से आसमान में छेद कर सकता है। तभी उसके दिमाग में अपने आप 4 विशाल शब्द उभरे। एंशिएंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी।
ये वह लेजेंडरी सुप्रीम फिजिक था जो पूर्ण होने पर नंगे हाथों से इमोर्टल्स को हिला सकता था और केवल शारीरिक शक्ति के बल पर पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता था। और अब वही शक्ति एक ऐसे इंसान के भीतर जाग चुकी थी जिसे पूरी दुनिया बेकार समझती थी। या चेन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह मुझे घूरता रह गया, जो अब भी हाथ पीछे बांधे शांत हवा की तरह खड़ा था, जबकि उसके मन में समुद्री तूफान चल रहा था। उसे समझ आ गया कि वेस्ट पिल और मॉर्टल पीक मास्टर वाली मेरी पहचान सब झूठ थी। जो पिल मैंने यूं ही उसे दे दी थी, वह किसी का डांटियन दोबारा बना सकती थी और सुप्रीम सेक्रेट बॉडी तक जगा सकती थी। उसके अनुसार ऐसा काम करने वाला इंसान एज्योर क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर से तो क्या, नाइन हेवन सेक्रेट लैंड के होली लॉर्ड से भी ऊपर था। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसका मास्टर कोई पीयरलेस सुप्रीम एक्सपर्ट है जो मॉर्टल वर्ल्ड में खेल खेल रहा है। उसकी नज़र में वे सारे एल्डर्स और सेक्ट मास्टर जो मेरी कल्टीवेशन का मजाक उड़ा रहे थे, कुएं के मेंढकों से ज्यादा कुछ नहीं थे। मास्टर, मुझे दोबारा जीवन देने की इस कृपा के लिए धन्यवाद। या चेन इस जीवन में आपके लिए आग और पानी में भी कूद जाएगा। आपकी खातिर 10,000 बार मरना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेगा। या चेन का शरीर उत्साह से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे 3 बार जोरदार प्रणाम किया। उसकी नई सेक्रेट बॉडी की ताकत इतनी भयानक थी कि हर प्रणाम के साथ जमीन में गहरे गड्ढे बन गए। अपने पहले डिसाइपल के चेहरे पर भक्ति और दीवानगी देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। साफ था कि वह फिर से जरूरत से ज्यादा सोचकर खुद ही अपनी कहानी बना चुका था। लेकिन ऊपर से मैंने वही रहस्यमयी और गहरी छवि बनाए रखी। मैं वापस आंगन में गया, टूटी हुई रॉकिंग चेयर पर लेट गया, बगल में रखी सस्ती ठंडी चाय उठाकर एक घूंट लिया और लापरवाही से कहा, बस इतनी सी बात थी, एक सेक्रेड बॉडी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय पहाड़ के बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सेक्ट मास्टर द्वारा भेजा गया एनफोर्समेंट हॉल का एक डीकन माउंटेन गेट को लात मारकर तोड़ चुका था। सॉलिटरी पीक के प्रवेश द्वार पर भयानक धमाके के साथ पहले से ही जर्जर लकड़ी का गेट और आर्कवे स्पिरिचुअल एनर्जी के झटके से चूर चूर होकर बुरादे में बदल गए। उड़ती धूल के बीच 3 घमंडी लोग सीधे आंगन में घुस आए। उनका नेता था एनफोर्समेंट हॉल का डीकन वांगमेंग, जिसकी कल्टीवेशन मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर थी और जो आउटर सेक्ट में काफी दबदबा रखता था। लो चोंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, वह गरज कर बोला। उसने ऐलान किया कि उसे सेक्ट मास्टर का आदेश मिला है कि वह मेरे डिसिप्ल के हाथ पैर तोड़कर उसे 9 हेवन सेक्रेड लैंड भेजे। उसने अपनी लंबी तलवार निकालकर उसकी नोक सीधे मेरी नाक पर तान दी। वांग मेंग ने खतरनाक मुस्कान के साथ आदेश दिया, अभी अपने हाथ पीछे बांधो और मेरे साथ पनिशमेंट हॉल चलो, जहां तुम अपने अपराध स्वीकार करोगे, वरना मैं यहीं तुम्हें मार डालूंगा। उसके पीछे खड़े दोनों लेकीज ने भी तलवारें निकाल लीं। उनके चेहरों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उन्हें लगता था कि एक बेकार मॉर्टल और एक टूटे हुए लड़के से निपटना तो मुफ्त के मेरिट पॉइंट्स कमाने जैसा है। लेकिन इस जानलेवा माहौल के बावजूद मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैं बस अपने हाथ में पकड़े उस सस्ती चाय के कप को देखता रहा जिस पर उनके आने से धूल जम गई थी। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी चाय गंदी हो गई। मेरी यह बात सुनकर वांग मेंग और भी भड़क गया। ऐसे समय में भी तुम्हें अपनी बेकार चाय की पड़ी है, बदतमीज कमीने, वह गुस्से से चिल्लाया और मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की पूरी ऑरा एक झटके में फूट पड़ी। आगे कुछ बोलने की भी जहमत न उठाते हुए वांगमेंग हवा में ऊंची छलांग लगाकर ऊपर उठा। उसके हाथ की लंबी तलवार रोशनी की एक चमक में बदल गई और वह बेरहमी से मेरे सिर की तरफ काटते हुए नीचे उतरा। साफ था कि वे मुझे उसी समय मार डालना चाहता था। मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक मौत के आने से एक पल पहले आंगन में एक घायल दरिंदे जैसी गरज गूंज उठी। अभी कुछ ही क्षण पहले मेरे सामने घुटनों के बल बैठा या चेन अचानक खून सी लाल आंखों के साथ खड़ा हो गया। वह किसी भी कीमत पर उस मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था जिसने उसे दूसरी जिंदगी दी थी। या चेन ने झटके से उठकर बिना किसी चमकदार टेक्निक और बिना स्पिरिचुअल एनर्जी का एक कतरा इस्तेमाल किए सिर्फ अपने नए जागे एंशियंट डेजोलेट सेक्रेट बॉडी की ताकत पर भरोसा करते हुए दोनों पैरों से जमीन पर जोरदार धमाका किया।
कठोर नीले पत्थरों की फर्श तुरंत आधा मीटर गहरे गड्ढे में बदल गई और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों तरफ फैल गईं। उस भयानक प्रतिक्रिया बल की मदद से उसका शरीर तोप के गोले की तरह आगे उछला और एक झटके में मेरे सामने पहुंचकर उस उतरती हुई ब्लेड ऑरा के सामने खड़ा हो गया। बेवकूफ! वांग मेंग की आंखें क्रूरता से भर गईं। उसे लगा कि एक ऐसा लड़का जिसका डेंटियन नष्ट हो चुका है, अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्चरवेटर की तलवार को नंगे हाथ से रोकने की कोशिश करेगा तो वह सिर्फ मौत तलाश रहा है। लेकिन अगले ही पल या चेन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और डार्क गोल्ड डिवाइन लाइट से चमकती वह मुट्ठी सीधे तलवार की धार पर जा टकराई। धातु के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और वांग मेंग तथा उसके दोनों लेखीज की भयभीत नजरों के सामने वह मिड ग्रेड येलो रैंक लॉन्ग ब्लेड ऐसे टूट गई जैसे बर्फ का टुकड़ा हथौड़े से चूर हो जाए। तलवार के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। क्या? वांग मेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि एक ऐसा इंसान जिसका डेंटियन टूटा हुआ बताया जा रहा था, वह नंगे हाथों से मैजिकल आर्टिफैक्ट कैसे तोड़ सकता है और उसके पास इतनी भयानक फिजिकल स्ट्रेंथ कहां से आई। दफा हो जा यहां से! याचेन गुस्से से दहाड़ा। उसकी मुट्ठी, जो अभी तलवार तोड़कर आई थी, सोनिक बूम जैसी आवाज के साथ सीधे वंगमेंग की छाती पर जा लगी। भयंकर टक्कर के साथ वांग मेंग के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा और वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे उड़ गया, आंगन की दीवार को तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। पूरा आंगन एकदम खामोश हो गया। दोनों लेगीज के मुंह खुले रह गए और उनके पैर कांपने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का डिकॉन वांग मेंग एक नए नवेले डिसिप्ल के एक ही मुक्के से उड़ गया था। इस समय यह चेन किसी कमजोर लड़के जैसा नहीं बल्कि इंसानी रूप वाले टायरानोसोरस जैसा लग रहा था। खंडहरों के बीच से वांग मेंग किसी तरह बाहर निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे, छाती धंस चुकी थी और उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों भरे हुए थे। कमीने! तूने मेरी आर्टिफैक्ट नष्ट कर दी और मेरी डॉ फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाया। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। वांग मेंग पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने जबरदस्ती एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट की और अपने ऑरिजिन ब्लड का एक मुंह भर खून एक पिच ब्लैक टैलिस्मन पर थूक दिया। पीक टियर 2 किलिंग फॉर्मेशन टैलिस्मन ब्लड लाइटनिंग हेवनली स्ट्राइक निकला। उसकी दहाड़ के साथ वह टैलिस्मैन बिना हवा के अपने आप जल उठा। सॉलिटरी पीक के ऊपर तुरंत खून जैसे लाल बिजली के बादल इकट्ठे हो गए। हेवन एंड अर्थ का भयानक दबाव नीचे उतरा और सीधे याचन को लॉक कर लिया। हालांकि याचन ने एंशिएंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी जागृत कर लिया था, लेकिन उसका डेंटियन अभी अभी ठीक हुआ था और कल्टीवेशन लेवल का अंतर साफ दिखाई देता था। इस दुनिया को मिटा देने वाली ब्लड लाइटनिंग के सामने उसे मौत का गहरा एहसास हुआ। फिर भी उसने एक कदम पीछे नहीं हटाया। वह मेरी रॉकिंग चेयर के सामने मजबूती से खड़ा रहा, यह तय करके कि चाहे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी वह अपने मास्टर की रक्षा करेगा। टियर 2 किलिंग फॉर्मेशन के सामने तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर एक चींटी ही हो। वंग मेंग पागलों की तरह हंसा। बाल्टी जितनी मोटी ब्लड कलर्ड लाइटनिंग आसमान चीरती हुई या चेन के सिर पर टूट पड़ी, लेकिन जैसे ही वह लाइटनिंग या चेन के सिर से 3 फीट दूर पहुंची, आंगन में एक बहुत हल्की, बहुत शांत आह सुनाई दी। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसी समय मैंने हवा में खड़े वांग मेंग की तरफ अपना दायां हाथ उठाकर बस यूं ही लापरवाही से झटका दिया। धड़ाम! जिस पल मैंने हाथ हिलाया, उसी पल मेरे शरीर से एक ऐसी औरा फूटी जैसे अरबों सालों से सोया हुआ कोई प्राचीन ड्रैगन जाग उठा हो। पीक गोल्डन कोर स्टेज की पूरी शक्ति बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल आई। यह दबाव इतना भयानक था कि वह सुनहरी शॉक वेव्स के रूप में दिखाई देने लगा। 10 मील के दायरे की हवा पल भर में खाली हो गई और ग्रेविटी हजारों गुना बढ़ गई। कड़क कड़क! जो ब्लड लाइटिंग कुछ क्षण पहले बेहद भयानक लग रही थी, वह इस पीक गोल्डन कोर प्रेशर के सामने ऐसे पिघल गई जैसे उबलते पानी में बर्फ गिर जाए। आधे सेकंड भी नहीं लगे और वह बिजली हवा में ही टुकड़ा टुकड़ा होकर गायब हो गई। क्या? वांग मेंग की हंसी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर ऐसा डर छा गया मानो उसने कोई भगवान देख लिया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से उतरा हुआ देवता खड़ा है। पीक गोल्डन कोर कल्टीवेटर का भयानक दबाव
उसकी आत्मा पर आदिम पर्वत की तरह टूट पड़ा। पीक गोल्डन कोर, ये असंभव है। तुम तो स्प्लिट रूट के बिना मर्टल थे, ये कैसे हो सकता है? वांग मेंग आतंक से चीख उठा। उसकी आंखें खून से भर गई थीं। वह दया की भीख मांगना चाहता था, घुटनों के बल गिरकर सिर झुकाना चाहता था, लेकिन उसे मुंह खोलने का मौका भी नहीं मिला। मेरी उस साधारण सी पाम स्ट्राइक की हवा, जिसे मैंने लापरवाही से दूर से ही मारा था, पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। ठम एक ठंडी और भयानक आवाज गूंजी। कोई रोशनी नहीं चमकी, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, या चेन और एनफोर्समेंट हॉल के दोनों डिसिप्लिन बस खाली आंखों से देखते रह गए। मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का डिकॉन वॉन्ग मैन हवा में ऐसे फट गया जैसे लोहे के हथौड़े से टमाटर कुचल दिया गया हो। उसकी हड्डियां, मांस, मैजिकल रोब्स और यहां तक कि उसकी आत्मा भी उस डायमेंशन क्रशिंग पावर के सामने पल भर में नष्ट हो गई। हवा का झोंका गुजरा और वांग मैंग पूरी तरह दुनिया से मिट चुका था। ठप ठप दोनों बचे हुए लेखीज के पैर जवाब दे गए। वे घुटनों के बल गिर पड़े। डर के मारे उनके शरीर से बदबू फैलने लगी। वे टूटे हुए पत्थरों पर पागलों की तरह सिर पटकने लगे और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ बस एक थप्पड़ में खत्म हो गया था। टीकन वांगमेंग, जिसे सेक्ट में ताकतवर माना जाता था, दूर से मारी गई एक साधारण पाम स्ट्राइक से पूरी तरह मिटा दिया गया था। अब उन्हें समझ आ गया कि जिसे पूरा सेक्ट एक बेकार कमजोर पीक मास्टर समझता था, वह असल में पीक गोल्डन कोर स्टेज का एक सुप्रीम एक्सपर्ट था। या चेन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने पहले हवा में बिखरती हुई एनर्जी को देखा और फिर मेरी तरफ देखा, जो आराम से रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ था। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उसका खून जोश से उबल रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसका मास्टर उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक और शक्तिशाली है। न सिर्फ उसने एक ऐसी डिवाइन पिल दे दी जिसने सेक्रेड बॉडी जगा दिया, बल्कि उसने मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को बिना उंगली तक हिलाए मिटा दिया। या चेन को लगने लगा कि एज्योर क्लाउड सेक्ट का कोई एल्डर हो या 9 हेवन सेक्रेड लैंड का डिवाइन सन, उसके मास्टर के सामने सबकी कोई औकात नहीं है। पूरे आंगन में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। हवा में अभी भी एनर्जी रिपल्स तैर रही थीं, जबकि मैं आराम से एक नया चाय का कप उठा चुका था। मैंने चाय की पत्तियों पर फूंक मारी, एक घूंट लिया और अपनी गहरी नजर या चेन पर डालते हुए शांत स्वर में कहा, डिसिपल, यह बात याद रखना, जब किसी खूंखार कुत्ते से निपटो तो पूरी ताकत से निपटो। वांग मेंग के पूरी तरह मिट जाने के बाद उसका कोई शव नहीं बचा था, यहां तक कि धूल का एक कण भी नहीं। एनफोर्समेंट हॉल के वे दोनों बचे हुए डिसाइपल डर के मारे घिसटते और भागते हुए मेन पीक पहुंचे और सॉलिटरी पीक पर हुई घटना की खबर दे दी। यह खबर पूरे एज्योर क्लाउड सेक्ट में भूकंप की तरह फैल गई। सेंट्रल ग्रेट हॉल के अंदर जोरदार धमाके के साथ सेक्ट मास्टर की अटूट मानी जाने वाली सिंहासन कुर्सी जियाओ वूजी की हथेली के एक वार से चूर चूर हो गई। क्या कहा तुमने? वांग मेंग को लू चंग ने एक थप्पड़ में मिटा दिया। जिया वूजी की आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी हो गईं। उसका चेहरा हैरानी और गुस्से से बुरी तरह विकृत हो गया था। वह नीचे कांपते हुए घुटनों पर बैठे दोनों डिसाइपल्स को घूर रहा था। ये बिल्कुल सच है सेक्ट मास्टर, उनमें से एक डरते हुए बोला। वह प्रेशर बहुत भयानक था। वह निश्चित रूप से गोल्डन कोर स्टेज था, शायद पीक गोल्डन कोर भी। ये सुनते ही हॉल में मौजूद सभी 12 परफेक्टेड एल्डर्स ने गहरी सांस खींची। हर चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। असंभव, बिल्कुल असंभव! ग्रेट एल्डर झटके से खड़ा हो गया। उसकी दाढ़ी तक कांप रही थी। जब लू चोंग 10 साल पहले सेक्ट में आया था, तब मैंने खुद उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट की थी। उसकी मेरिडियंस पूरी तरह मृत थीं। वह कल्टीवेट ही नहीं कर सकता था। फिर वह अचानक पीक गोल्डन कोर कल्टीवेटर कैसे बन गया? दूसरे एल्डर की आंखों में भय चमक उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 10 सालों से वह अपनी असली कल्टीवेशन छिपाकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था? उसने 10 साल तक चुपचाप सहा और अब जब उसने कदम उठाया है तो पूरा आसमान हिल गया। ये कैसी प्लानिंग है? ये कैसी गहराई है? जिया वूजी का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि जैसे उससे पानी टपकने लगेगा। एज्योर क्लाउड सेक्ट का सेक्ट मास्टर होने के बावजूद उसकी अपनी कल्टीवेशन भी मुश्किल से पीक गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंची थी। अगर लू चंग सच में उसी स्तर पर था, तो सॉलिटरी पीक की स्प्रिट वेन छीनने का उसका सपना सिर्फ टूटेगा ही नहीं, बल्कि पूरे सेक्ट पर एक भयानक दुश्मन भी टूट सकता था।
सेक्ट मास्टर, अब क्या करेंगे? एक एल्डर ने सावधानी से पूछा। वांग मेंग आपका भरोसेमंद आदमी था और वह सॉलिटरी पीक पर मारा गया। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? ऐसे ही जाने देंगे? जियावूजी ने मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में जहरीली चमक उभर आई। मैं सॉलिटरी पीक की सुप्रीम स्पिरिट वेन हर हाल में हासिल करूंगा। वह तेजी से टहलने लगा और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। लू चुंग से सीधे लड़ना सही नहीं था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। लू चुंग, लू चुंग, तुमने सब कुछ सोच लिया, लेकिन एक बात भूल गए। भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन आसमान छूती हो, लेकिन तुम्हारा नया डिसाइपल तो एक कचरा है। उसका डांटियन टूटा हुआ था और वह कल ही सेक्ट में शामिल हुआ है। एल्डर्स पहले तो चौंके, फिर उनकी आंखें एक साथ चमक उठीं। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ा। सेक्ट मास्टर का मतलब है कि हम उस या चेन को निशाना बनाई? बिल्कुल। जियावूजी की आंखें और भी खतरनाक हो गईं। मेरा आदेश जारी करो। हेवन शेकिंग बेल बजाई जाए। 3 साल बाद होने वाला सेक्ट लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट अब कल दोपहर को होगा। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए आगे कहा, सेक्ट रूल्स बिल्कुल साफ हैं। लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट में पीक मास्टर्स और एल्डर्स किसी डिसाइपल की जगह लड़ नहीं सकते। जो ऐसा करेगा उसे सेक्ट ट्रेटर मानकर पूरी सेक्ट मिलकर मार डालेगी। जियाओ वूजी घमंड से हंसा। कल अरीना में मेरा डायरेक्ट डिसाइपल, जो पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर है, खुलेआम उस या चेन को मार डालेगा। उसके मरते ही सॉलिटरी पीक की लेगेसी फिर से टूट जाएगी। तब मैं देखूंगा कि लू चोंग किस मुंह से उस स्प्रिट वैन पर कब्जा बनाए रखता है। शानदार सेक्ट मास्टर, एल्डर्स एक साथ बोले। यह चाल तो बर्तन के नीचे से लकड़ी खींच लेने जैसी है। बिल्कुल परफेक्ट। टोंग डोंग डोंग। प्राचीन घंटी की 3 मधुर लेकिन गूंजती आवाजें पूरे अज्योर क्लाउड सेक्ट में फैल गईं। घंटियों के साथ जिया वूजी की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी आवाज हर कोने में गूंज उठी। सेक्ट मास्टर्स डिक्री सेक्ट टूर्नामेंट को कल दोपहर तक आगे बढ़ाया जाता है। सभी पीक्स के डिसिपल्स इसमें भाग लेंगे। जीवन और मृत्यु किस्मत तय करेगी और किसी भी पीक मास्टर को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। ये घोषणा होते ही पूरा एज्योर क्लाउड सेक्ट खौल उठा। हर कोई समझ गया कि टूर्नामेंट को अचानक कल पर लाना एक खुली साजिश थी और इसका निशाना सॉलिटैरी पीक था। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि लू चोंग ने आज वांग मैन को थप्पड़ मारकर खत्म कर दिया, इसलिए सेक्ट मास्टर सीधे उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा और अब उसके डिसिप्लिन को बलि का बकरा बना रहा है। कई लोग अफसोस से सिर हिलाने लगे। या चेन कितना बदकिस्मत है, अभी मास्टर बनाया गया और अगले ही दिन लाइफ एंड डेथ एरिना में धकेल दिया गया। सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल उसे बुरी तरह कुचल देगा। सच ही कहते हैं, जब अमर लोग लड़ते हैं तो मरते हमेशा आम लोग ही हैं। सॉलिटरी पीक पर यह खबर सुनते ही याचन ने सिर उठाया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि हड्डियां चटकने लगीं। यह हद से ज्यादा हो रहा है। वह बूढ़ा सेक्ट मास्टर जानता है कि मैं अभी अभी सेक्ट में आया हूं, फिर भी उसने टूर्नामेंट को आगे खिसका दिया। वह मुझे इस्तेमाल करके मास्टर की पीक छीनना चाहता है। या चेन की आंखों से मानो आग निकल रही थी, लेकिन उसके दिल में गहरा अपराध बोध भी पैदा हो गया। उसे लग रहा था कि वह बहुत कमजोर है। हालांकि उसने एंशियंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी जागृत कर लिया था, लेकिन उसके पास कोई कल्चरेशन टेक्निक या मार्शल स्किल नहीं थी। उसके पास सिर्फ कच्ची ताकत थी। वह कैसे उन इनर सेक्ट एलीट्स का सामना कर सकता था जो 10 साल से ज्यादा समय से ट्रेनिंग कर रहे थे। आखिरकार वह मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। मास्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने सॉलिटरी पीक को बोझ बना दिया, लेकिन कल एरिना में चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीक को अपमानित नहीं होने दूंगा। या चेन ने पहले ही मरने मारने का फैसला कर लिया था। उसके मन में बस एक ही विचार था, चूंकि मास्टर ने उसे दूसरी जिंदगी दी है, तो अगर उसे मरना भी पड़े, वह दुश्मन का एक टुकड़ा साथ लेकर ही मरेगा। लेकिन मैं अब भी उसी रॉकिंग चेयर पर आलस से लेटा हुआ था और आराम से एक फटे हुए पंखे से खुद को हवा कर रहा था। आसमान में गूंजती हुई घोषणा सुनकर न सिर्फ मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, बल्कि मेरे होठों पर एक ऐसी खुशी भरी मुस्कान आ गई जिसे दबाना मशीन गन रोकने से भी मुश्किल था। क्या शानदार आदमी है यह जिया वूजी, मैंने मन ही मन सोचा। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मैरो क्लेंजिंग पिल देने के बाद सिस्टम को आगे कैसे एक्सप्लॉइट करूं,
लेकिन उसने खुद ही मेरे लिए सबसे बढ़िया बहाना भेज दिया। ओह, याचन नहीं जीत सकता क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन मेथड नहीं है। कमाल, बिल्कुल परफेक्ट। अपनी हंसी दबाते हुए मैं उठकर बैठ गया और याचन की तरफ देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी महान उद्देश्य के लिए जान देने को तैयार हो। मैंने सिर हिलाया, मानो उसकी छोटी सोच से निराश हूं। जान दोगे? बेवकूफ हो क्या? मेरे लुचोंग का डिसिप्ल अगर कुत्ता भी हो तो बाहर जाकर पूरे झुंड को दबा सकता है। ये कहते हुए मैंने बहुत ही लापरवाही से अपना चिकना सा स्टोरेज बैग खंगालना शुरू किया। कुछ देर बाद मैंने एक फटी पुरानी स्वॉर्ड मैनुअल निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, आधा कवर गायब था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी हिलती हुई मेज के पैर के नीचे लगाने के काम आती हो। ऊपर सिर्फ धुंधला सा बेसिक शब्द दिखाई दे रहा था। ये इतनी घटिया येलो रैंक लो ग्रेड मैनुअल थी कि आउटर सेक्ट के सफाई करने वाले भी इसे देखकर मुंह फेर लेते। लो, मैंने वह बेकार सोड मैनुअल ऐसे याचन की तरफ फेंकी जैसे कूड़ा फेंक रहा हूं। टूर्नामेंट में अभी एक रात बाकी है, इसे पढ़ो और समझो। मैंने जमाई ली और फिर से लेट गया। कल अरीना में अगर तुम अपने विरोधी को एक ही वार में 2 टुकड़ों में नहीं काट पाए तो वापस आने की जरूरत नहीं है। या चेन उस तेल लगे फटे हुए सोड मैनुअल को पकड़े खड़ा रह गया। वह पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूं या सच में उसे पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल के खिलाफ बेसिक सोड मूव्स इस्तेमाल करने को कह रहा हूं। लेकिन ठीक उसी पल जब मैंने वह मैनुअल उसे दी, सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल वॉइस फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी। तिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक अपने एल्डेस्ट डिसाइपल या चन को एक पुस्तक गिफ्ट की है। बधाई हो होस्ट, 8000 फोल्ड क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर हुआ है। डिंग, रिटर्न सफल। होस्ट को एंशियंट डिवाइन ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट प्राप्त हुई है। ग्रेट डिसोल्शन हेवन सीकिंग स्वॉर्ड। देर रात सॉलिटरी पीक के टूटे फूटे आंगन में, जहां मैं रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ था, मेरे दिमाग में अचानक एक आसमान हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल एक ऐसी भयानक सोर्ड इंटेंट मेरी आत्मा में समा गई जो इस दुनिया की नहीं थी। मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के भीतर एक सुप्रीम गॉड डीमन की छाया प्रकट हुई। उसके पैरों के नीचे पूरी गैलेक्सी थी और उसकी पीठ सभी जीवों की ओर थी। उसने बस यूं ही हाथ लहराया और लाखों मील चौड़ा स्टारफील्ड पल भर में शून्य में बदल गया। ग्रेट डेसोलेशन, हेवन सीकिंग। एक तलवार हेवली डाउ को काट सकती है, एक तलवार पूरे अस्तित्व को खोज सकती है। मैं ठंडी सांस खींचे बिना नहीं रह सका। 8000 फोल्ड क्रिटिकल हिट से सच में डिवाइन ग्रेट टेक्निक मिली थी। अगर ऐसी सोर्ड आर्ट दुनिया के सामने आ जाए तो एज्योर क्लाउड सेक्ट क्या, पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के बूढ़े मॉन्स्टर भी उसे हथियाने के लिए खून की नदियां बहा देंगे। सिस्टम ने सीधे मुझे एम्पावर कर दिया और मैंने ग्रेट डेसोलेशन हेवन सीकिंग सोर्ड को ऐसे पूरी तरह समझ लिया मानो उसे 1 करोड़ साल से अभ्यास कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो सिर्फ एक उंगली से पूरे अज्योर क्लाउड सेक्ट को मिटा सकता था। मैंने हल्के से आंखें खोली और पास बैठे या चेन को देखा, जो उस बेसिक स्वॉर्ड मैनुअल को समझने की कोशिश में सिर खुजा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका सेक्रेट बॉडी अभी नया बना है और उसकी सोल बहुत कमजोर है। अगर मैं सीधे उसे डिवाइन टेक्निक दे दूं तो शायद उसकी आत्मा उसी पल बिखर जाएगी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर अपनी उंगलियों को सोर्ड जेस्चर में बदलकर ग्रेट डिसोल्शन हेवन सीकिंग स्वॉर्ड इंटेंट का सिर्फ 10,000वां हिस्सा कंडेंस किया और उंगली से झटका दिया। शू, एक अदृश्य सुनहरी किरण तुरंत या चेन के माथे में समा गई। या चेन का शरीर जोर से कांप उठा और उसकी आंखें अचानक फैल गईं। उस एक पल में उसने लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र देखे। उसने आसमान और धरती को टूटते देखा और एक ऐसी सुप्रीम सोर्ड इंटेंट महसूस की जो उसकी सोल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। मैंने करवट बदलते हुए जम्हाई ली और कहा, डिसाइपल, सोर्ड मूव्स मर चुकी चीजें हैं लेकिन सोर्ड इंटेंट जीवित होती है। आंखें बंद करो और जो मास्टर ने तुम्हें दिया है उसे ठीक से समझो। फिर मैं दोबारा लेट गया और बड़बड़ाया, कल सॉलिटरी पीक की बेइज्जती मत करवाना। धड़ाम, या चेन सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में ऐसा झटका था मानो 12वीं श्रेणी का तूफान उठ गया हो। उसे समझ आ गया था कि मास्टर ने उसे कोई फटी हुई येलो रैंक मैनुअल नहीं दी थी, बल्कि एक सुप्रीम डिवाइन इंटेंट सीधे उसकी सोल में अंकित कर दी थी। मास्टर की इस कृपा का बदला मैं 10,000 मौतें मरकर भी नहीं चुका सकता।
यह सोचते हुए उसने अपने पास पड़ी जंग लगी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद की और चांदनी में नहाई मूर्ति की तरह गहरे एनलाइटनमेंट में प्रवेश कर गया। अगले दिन दोपहर को एज्योर क्लाउड सेक्ट का सेंट्रल मार्शल अरीना लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शोर आसमान तक पहुंच रहा था। इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट के दसियों हजार डिसाइपल विशाल व्हाइट जेड अरीना को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ऊंचे मंच पर सेक्ट मास्टर जाओवूजी अपने गोल्डन थ्रोन पर बैठा था और उसके दोनों तरफ 12 एल्डर्स बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर तमाशा देखने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। समय हो गया, सॉलिटरी पीक से अभी तक कोई आया क्यों नहीं? किसी ने बड़बड़ाया। तभी भीड़ के पीछे से एक बेहद आलसी और बेहद घमंडी आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने इस पीक मास्टर की सवारी नहीं देखी? सबने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल सबके जबड़े जमीन पर गिर गए। उन्होंने देखा कि मैं अब भी आधी नींद में रॉकिंग चेयर पर आराम से लेटा हुआ था और उस रॉकिंग चेयर को उठाकर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि कल ही भर्ती हुआ याचन था। याचन एक हाथ से पूरी रॉकिंग चेयर उठाए हुए था और दूसरे हाथ में उसने जंग लगी बिना धार वाली लोहे की तलवार पकड़ी हुई थी। उसके हर कदम के साथ एंशियंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी का भारी वजन जमीन पर दबाव डाल रहा था और कठोर नीले पत्थरों में लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं। बेशर्मी की भी हद होती है। ये लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट है, कोई मजाक नहीं। लू चोंग, तुम लेटे लेटे एरिना में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ग्रेट एल्डर गुस्से से चिल्लाया। मैंने आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाई और रॉकिंग चेयर पर और आरामदायक स्थिति में खिसक गया। टूर्नामेंट के किस रूल में लिखा है कि मैं लेटकर अंदर नहीं आ सकता? मैंने पलटकर पूछा। फिर हाथ हिलाते हुए बोला, फालतू बातें बंद करो, मुझे दोपहर की नींद पूरी करनी है, जल्दी शुरू करो। घमंडी! पूरे अरीना में गुस्से और हैरानी की लहर दौड़ गई। चाओ वूजी के बगल में खड़ा एक जवान आदमी जिसने शानदार ब्रोकेट का चोगा पहन रखा था और जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था, ठंडी हंसी के साथ सूंघ कर बोला। वह उछलकर सीधे सफेद जेड के अखाड़े पर उतरा और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगें पूरे मैदान में फैल गईं। ये एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर लिनो हैं। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर कमाल के हैं। पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट गोल्डन कोर से बस आधा कदम दूर। ये तो बिल्कुल भी बराबरी की लड़ाई नहीं है। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, दया मत दिखाइए, उस बेकार कचरे को खत्म कर दीजिए। चारों तरफ से आती जयकार सुनकर लिनाओ ने अपना सिर और ऊंचा कर लिया, अपनी पीठ से चमकती हुई हाई ग्रेड ब्लैक रैंक मैजिकल स्वॉर्ड निकाली, उसे सीधे या चेन की तरफ तान दिया जो अभी मुझे सावधानी से स्टेज से नीचे उतार कर आया था, और तिरस्कार से हंसते हुए बोला, या चेन है ना, सुना है कभी तुम जीनियस हुआ करते थे, लेकिन अफसोस अब तुम एक नाकाम इंसान हो। ऊपर आओ, आज इस यंग मास्टर का मूड अच्छा है। मैं तुम्हें 3 चालों की मोहलत दूंगा। हाथ में पकड़े उस कबाड़ लोहे के टुकड़े से जितना मन करे मेरा मनोरंजन कर लो। या चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने लिनो की तरफ देखा तक नहीं। वह बस मुड़ा, झूलने वाली कुर्सी पर लेटे हुए मुझे गहराई से प्रणाम किया और बोला, मास्टर, आपका शिष्य अब जा रहा है। फिर वह अपनी जंग लगी लोहे की तलवार लेकर एक एक कदम चलता हुआ अखाड़े पर चढ़ गया। उसके पास कोई शानदार मूवमेंट टेक्निक नहीं थी, न ही उसके शरीर से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। वह बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा हो। पूरा मैदान ठाकों से गूंज उठा। यह तो मौत को बुला रहा है। लिनो को लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है और उसके भीतर हत्या की इच्छा उफान मारने लगी। उसने तय कर लिया कि अब वह 3 चालों की मोहलत नहीं देगा। वह इस बेकार आदमी को पहली ही चोट में सबसे क्रूर तरीके से खत्म करना चाहता था। मेरी अल्टीमेट मूव लो, वाइल्ड विंड एब्सोल्यूट एक्सटिंक्शन स्लैश। लिनो दहाड़ा और पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के अपनी मैजिकल सोर्ड में उड़ेल दी। एक पल में अखाड़े पर भयंकर तूफानी हवाएं चलने लगीं। हजारों मूर्त रूप ले चुकी सियान रंग की विंड ब्लेड्स आपस में मिलकर 30 फुट लंबे एक डरावने विंड वुल्फ में बदल गईं, जिसने अपना विशाल मुंह खोला और निर्दयता से या चेन की तरफ झपट पड़ा। बहुत ताकतवर। ये हाई ग्रेड ब्लैक रैंक वेपन की अल्टीमेट प्रोफाउंड ट्रुथ है। या चेन खत्म हो गया। इस वार से तो लोहे का पहाड़ भी चूर चूर हो जाएगा।
मंच पर बैठे बुजुर्ग अपनी दाढ़ियां सहलाते हुए सिर हिलाने लगे, जबकि जिया वूजी के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसे पूरा यकीन था कि सॉलिटरी पीक जल्द ही उसका होने वाला है। लेकिन इस भयावह घातक हमले का सामना करते हुए या चेन न केवल नहीं हटा, बल्कि उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। उसके मन में वह हल्की लेकिन देवताओं को भी दबा देने वाली डिवाइन इंटेंट फिर उभर आई, जिसकी ओर मैंने पिछली रात उसका ध्यान दिलाया था। ग्रेट डेसोल्शन। या चेन ने धीरे धीरे अपनी जंग लगी तलवार उठाई और ठीक उस आखिरी 10वें हिस्से सेकंड में, जब वह भयानक विंड वुल्फ उसे निगलने वाला था, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी पहले काली आंखें अब चमकदार गहरे सुनहरे रंग में बदल चुकी थीं और एंशियंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी की जीवन शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसने मेरे द्वारा दी गई सोड इंटेंट की उस झलक को अपने सेक्रेड बॉडी की भयानक शक्ति के साथ मिला दिया और बिना किसी दिखावे या चालाकी के सीधा आगे तलवार चला दी। सीक हेवन! थम। कोई चमकदार रोशनी नहीं थी, कोई जटिल तकनीक नहीं थी, केवल एक साधारण लेकिन बेहद गहरी सुनहरी आधे चांद जैसी सोड ओरा उस जंग लगी तलवार की धार से निकलकर आगे बढ़ी। जैसे ही यह सोड ओरा प्रकट हुई, पूरे मार्शल अरीना की हवा मानो एक झटके में खींच ली गई और हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका गला दबोच लिया हो। यहां तक कि आसमान के बादल भी इस सोड इंटेंट से चीर दिए गए और दसियों हजार मील लंबा एक वैक्यूम क्षेत्र बन गया। वह 30 फुट लंबा विंड वुल्फ, जो मानो स्वर्ग और धरती को नष्ट कर सकता था, उस गहरे सुनहरे सोड ओरा से टकराया और ऐसा लगा जैसे तेज धार वाली तलवार के सामने टोफू रख दिया गया हो। एक ही झटके में वह पूरी तरह मिट गया। क्या? लिनौ के चेहरे की घमंडी मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, क्योंकि उनमें वह भयावह सोड ओरा दिखाई दे रही थी, जो लगातार बड़ी होती जा रही थी, मानो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में काट सकती हो। नहीं मास्टर, मुझे बचाइए! लिनाओ भय से चीख पड़ा। उसने बेतहाशा अपना प्रोटेक्टिव ओरा शील्ड सक्रिय किया और अपनी ब्लैक रैंक मैजिकल सोर्ड को छाती के सामने रखकर रोकने की कोशिश की। क्लैंग क्रैक! वह ब्लैक रैंक मैजिकल सोर्ड नाजुक कांच की तरह तुरंत टूट गई। गहरे सुनहरे रंग की सोड ओरा बिना किसी रुकावट के लिनाओ के शरीर के आर पार निकल गई। उसका शरीर जोर से कांप उठा, उसकी ऊर्जा पूरी तरह बिखर गई और वह फटे हुए बोरे की तरह सैकड़ों मीटर दूर उड़ता हुआ जाकर बैरियर से टकराया। उसकी छाती पर हड्डियों तक पहुंचने वाला एक भयानक घाव बन गया। उसका डांटियन पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और उसके हाथ पैरों की मेरिडियंस भी तलवार के झटके से 1-1 इंच टूट चुकी थीं। पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का यह प्रतिभाशाली जीनियस सिर्फ एक तलवार के वार से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लिनाओ को गंभीर रूप से घायल करने के बाद भी उस गहरे सुनहरे सोड ओरा की गति बिल्कुल कम नहीं हुई। उसने व्हाइट जेड अरीना को चीर दिया और अविनाशी माने जाने वाले मंच पर कई फुट गहरी खाई बना दी। 300 मीटर लंबी वह भयावह सोड ओरा दुनिया को नष्ट कर देने वाली शक्ति लिए हुए हजारों स्तब्ध शिष्यों के सिरों के ऊपर से उड़ती हुई सीधे मार्शल अरीना के पीछे स्थित विशाल पर्वत शिखर पर जा गिरी। गड़गड़ गड़गड़। अखाड़े में मौजूद हजारों लोगों और ऊंचे मंच पर बैठे सभी बुजुर्गों की भय से फैली आंखों के सामने वह 1000 फुट ऊंचा पर्वत वास्तव में या चेन की तलवार के एक वार से बीचों बीच 2 हिस्सों में कट गया। उसके बीच में दर्जनों मीटर चौड़ी एक डरावनी अथाह खाई बन गई। पर्वत टूटकर बिखर गया, धूल आसमान में भर गई और दृश्य बिल्कुल प्रलय के उतर आने जैसा लगने लगा। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा पूरे क्षेत्र पर छा गया। विशाल मार्शल एरिना में मौजूद हजारों लोग ऐसे खड़े थे मानो उन पर किसी ने लकवा मार देने वाला जादू कर दिया हो। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। केवल टूटी हुई चट्टानों के बीच से गुजरती हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सबकी आंखें बाहर निकलने को थीं और जबड़े जमीन तक लटक गए थे। मैंने अभी क्या देखा? किसी ने डरते हुए सोचा। एक तलवार के वार से पहाड़ 2 हिस्सों में कट गया। उसके हाथ में तो बस एक कुंद और जंग लगी लोहे की तलवार थी और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा तक इस्तेमाल नहीं की। क्या यह वही पुराना बेकार इंसान है? नहीं, ये तो राक्षस है, एक असली राक्षस। अनगिनत शिष्य इतने डर गए कि उनके पैरों से ताकत निकल गई और वे सीधे जमीन पर बैठ गए।
ऊंचे मंच पर बैठे 12 परफेक्टेड एल्डर्स ऐसे उछलकर खड़े हो गए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ग्रेट एल्डर को तो यह तक पता नहीं चला कि उसने घबराहट में अपनी ही दाढ़ी उखाड़ ली थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह अखाड़े में तलवार थामे खड़े उस युवक की तरफ उंगली दिखाते हुए हकलाती आवाज में बोला, सोर्ड इंटेंट। यह सुप्रीम सोर्ड इंटेंट है जो अर्थ रैंक और हेवन रैंक दोनों से ऊपर है। यह कैसे संभव है? यह आखिर हो कैसे सकता है? उधर मुख्य आसन पर बैठे सेक्ट मास्टर ज्याओ वूजी के हाथ में पकड़ा टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जेड का वाइन कप एक तेज चटकने की आवाज के साथ उसकी पकड़ में ही महीन चूरे में बदल गया। शराब उसकी उंगलियों से टपक रही थी, लेकिन उसे जैसे कोई एहसास ही नहीं था। उसने जमीन पर हारे हुए आवारा कुत्ते की तरह पड़े लिंत्यन की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें पूरी तरह याचन के हाथ में पकड़ी उस टूटी फूटी लोहे की तलवार पर जमी हुई थी। उन आंखों में डर, लालच और अविश्वास का ऐसा मिश्रण था जो लगभग पागलपन जैसा लग रहा था। अगले ही पल उसने झटके से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, जहां मैं नीचे झूलने वाली कुर्सी पर आराम से बैठा नाक साफ कर रहा था। जियावूजी का दिल बुरी तरह कांप उठा। पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर को एक ही वार में हराना, 300 मीटर तक सोडोरा भेजना और एक पहाड़ को बीच से काट देना, ऐसी सुप्रीम डिवाइन आर्ट तो वह खुद भी समझ नहीं सकता था। वह किसी भी हालत में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सब एक ऐसे इंसान से आ सकता है जो कथित तौर पर स्पिरिचुअल एनर्जी तक महसूस नहीं कर सकता। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे पीछे आखिर कैसी भयानक और निषिद्ध सत्ता खड़ी है? या चेन के पहाड़ चीर देने वाले वार ने पूरे दर्शक वर्ग को स्तब्ध कर दिया था और पूरा एज्योर क्लाउड सेक्ट हिल चुका था। उस लड़ाई के बाद सेक्ट मास्टर जियावूजी तो सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। काले पड़े चेहरे के साथ उसने बस लोगों को आदेश दिया कि अपंग हो चुके लिंत्यन को उठा ले जाएं। उसने सॉलिटरी पीक की स्पिरिट वेन छीनने का जिक्र तक नहीं किया। यहां तक कि वे एल्डर्स भी, जो पहले सॉलिटरी पीक को भूखे भेड़ियों की तरह घूरते रहते थे, अब सिर झुकाकर चलते और मेरे पहाड़ के पास से गुजरते समय लंबा चक्कर लगाते थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं या वह इंसानी रूप वाला टायरानोसोरस नाराज न हो जाए, जो एक ही वार में पहाड़ काट सकता था। लेकिन इस पूरे हंगामे का असली जिम्मेदार मैं उस समय अपने टूटे फूटे आंगन में पड़ा हुआ था और थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ये चीट वाकई कमाल का है, लेकिन इसका कूल डाउन बहुत लंबा है। मैंने मन ही मन बड़बड़ाते हुए आंगन में पागलों की तरह तलवार घुमाते या चेन को देखा, जो अपनी नींव मजबूत करने में जुटा हुआ था। कल उसकी लड़ाई खत्म होते ही मैंने मौका देखकर जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठाया, उसे गोल करके एक बड़ी रेस्टोरेटिव पिल बना दी और फिर सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाने के लिए उसे याचन को दे दिया। लेकिन सिस्टम ने बेरहमी से जवाब दिया, दिंग, होस्ट ने एक ही शिष्य को समान गुणवत्ता की वस्तु दोबारा उपहार में दी है। लगातार क्रिटिकल हिट ट्रिगर नहीं किया जा सकता। 3 महीने का कूल डाउन आवश्यक है, या होस्ट को इससे उच्च ग्रेड की वस्तु उपहार में देनी होगी। मैंने आंखें घुमाई और शिकायत की, सिस्टम, तू बहुत कंजूस है। इस वक्त मेरे पास सबसे कीमती चीज यह टूटी हुई रॉकिंग चेयर है। मैं इसके लिए हाई ग्रेड आइटम कहां से लाऊं? जब मुझे समझ आ गया कि एक ही भेड़ को बार बार नहीं नोचा जा सकता, तब मेरे पास नया शिकार ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। या चैन, घर संभालना। मैं रॉकिंग चेयर से लुढ़क कर उठा और अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए बोला, तुम्हारा मास्टर थोड़ी देर के लिए पहाड़ से नीचे जा रहा है, तुम्हारे लिए एक जूनियर मार्शल सिस्टर ढूंढने। मास्टर खुद पहाड़ से नीचे जाएंगे? या चेन ने तुरंत तलवार चलाना बंद कर दिया और बेहद तनाव में आ गया। मास्टर, पहाड़ के नीचे की दुनिया बहुत खतरनाक है। वे साधारण लोग माउंट टाई को पहचान नहीं पाते। अगर उन्होंने आपकी पवित्र उपस्थिति का अपमान कर दिया तो आपका शिष्य आपके साथ चलने को तैयार है। जो भी आपका अनादर करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी नजर में मैं मानव दुनिया में चलता फिरता मिथक था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इतनी गंदी जगह पर क्यों जाना चाहता हूं। दफा हो जा, मैं सामान भरने जा रहा हूं, तू मेरे पीछे क्यों चिपक रहा है? मैंने उसके पिछवाड़े पर एक लात मारी और अकड़ते हुए सॉलिटरी पीक से बाहर निकल गया। 3 घंटे बाद एज्योर क्लाउड सेक्ट के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर मैं ब्लैक एबिस सिटी पहुंच गया, जो कानून से परे एक बदनाम नो मैन्स लैंड था।
ये पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस का सबसे मशहूर अवैध क्षेत्र था, जहां हर तरफ लड़ाई झगड़े, हिंसा और गंदे सौदे होते थे। हवा तक में अपराध की बदबू खुली हुई थी। मैंने अपनी पीक गोल्डन कोर ऑनरा दबा दी और खुद को एक साधारण अमीर यंग मास्टर की तरह दिखाते हुए टूटा हुआ फोल्डिंग फैन झलते झलते सबसे बड़े अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में प्रवेश कर गया। वहां लोहे के पिंजरों में हर तरह के जीव कैद थे। कुछ रोग कल्टीवेटर्स थे। देखो भाई लोगों, अगर आप लोगों ने इतने दूर तक इस वीडियो को देख लिया है, प्लीज भाई लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शायद मुझे आगे बढ़ने की साहस देगा। आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन पर ही टैप कर दो भाई लोगों। मैंने न बहुत आशा से ये चैनल को रहने चालू किया है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? भाई लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज।